हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट के आखिरी चरण पे हैं, जिसमें मैं सारे फंडामेंटल राइट जो बच गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 31, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35 को डिस्कस करूँगी। इसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट के सारे मॉड्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं ये फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था, जिसमें हमने 6 सब क्लॉसेस को पढ़ा था। पहले जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जब उसमें फंडामेंटल राइट्स का क्लॉज डाला था, तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 का ही एक पार्ट था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन जैसे हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, तो उसमें हमारे को सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था लैंड रिफॉर्म्स लाना। लैंड की ओनरशिप में, लैंड की कल्टीवेशन में चेंजेस लाना, ताकि हमारी जो कंट्री है वो प्रॉस्पर करे, क्योंकि मोर देन 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो लैंड रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अगर ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए अगर आप ज़मींदार हैं या मैं एक ज़मींदार हूँ, और सरकार मेरे से आके कहती है कि हमें आपसे एक्स्ट्रा ज़मीन लेनी पड़ेगी ताकि पीजेंट्स को दे सके। इससे क्या होगा? इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो सकेगा और पुअर पीपल अपलिफ्ट हो जाएंगे। पर एज अ ज़मींदार, मान लीजिए आप एक ज़मींदार हैं, तो क्या आप देना चाहेंगे लैंड? आप नहीं देना चाहेंगे, बल्कि आप अपने पास रखना चाहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, चाहे आप उस पर खुद कल्टीवेट करें और आप खुद कल्टीवेटर बन जाएं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखने को पड़ी है। तो लैंड को लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था और लैंड रिफॉर्म्स को लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि लैंड रिफॉर्म्स को लाने के लिए हमें राइट टू प्रॉपर्टी को, इंस्टेड कि हम उसको फंडामेंटल राइट माने, बल्कि एक किसी और राइट में मानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो। आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। इट वॉज, जैसा कि मैंने कहा, वो आर्टिकल 19(1) का पार्ट था। बट एक और केस हुआ था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इसमें क्या हुआ था, 3.34 हेक्टेयर लैंड एक किसी ओल्ड लेडी का ज़बरदस्ती हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उनसे ले लिया था 1967 में। 1967 में फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया और फिर वहाँ पे 1 करोड़ का जुर्माना हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट पे लगा। अब आप देख सकते हैं कि जब 1967, मतलब अभी अभी 20 साल पहले ही हमारी कंट्री आज़ाद हुई है और लैंड रिफॉर्म्स लाना एक बहुत ही बड़ा सपना है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो तभी 44th अमेंडमेंट एक्ट आया गया, जो कि 1978 में लाया गया था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को उसको आर्टिकल 300A में ऐड किया गया। जिसमें क्या था, एक इसको लीगल राइट माना गया। अगर किसी राइट को लीगल राइट माना जाता है, तो उसका इतनी आसानी से वॉयलेशन होना नहीं हो सकता। उसके वॉयलेशन करने में एक लॉफुल ऑफेंस हो जाएगा और आपको उसके लिए सज़ा भी हो सकती है। तो उसको फंडामेंटल राइट ना मान के, बल्कि उसको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया। Article 308 require the state to follow due process of law to deprive a person of his or her private property। मतलब आप तभी किसी पर्सन को प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं जब आपने कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया हो। मान लीजिए आपने कोई लॉ फॉलो किया गया है, या आपका काम, जैसे कोई सरकार काम कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, या फिर मेट्रो के पिलर्स लगने हैं और वहाँ पे किसी का हाउस है, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, तो सरकार के पास ये राइट है कि वो लैंड को ले सकता है। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर जगह उसको कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 19(1) से फंडामेंटल राइट से हटा के उसको एक लीगल राइट घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे कंपनसेशन देना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि अगर हमने कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कोई ज़मीन खरीदी है या ली है कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार ने, तो कंपनसेशन देना ज़रूरी होता है। ऐसे और भी अदर केसेस हैं। तो इससे एक ये बात हमें पता चलती है कि हमारे आर्टिकल 31A में एक ये चीज़ हुई कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को ना ही एक फंडामेंटल राइट माना गया, बल्कि फंडामेंटल राइट्स ना मान के उसको एक लीगल राइट में घोषित कर दिया गया। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू
फोर्सेस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 और 32 को पढ़ा था, इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में डिस्कस किया जो एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो उसकी डिग्निटी और राइट्स को मेंटेन करता है। लेकिन कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्टाफ्स होते हैं जिनके लिए ये राइट्स हमेशा पूरे नहीं होते। मान लीजिए जैसे कि हो गए आर्मी पर्सनल, हो गए पुलिस फोर्सेस, हो गए इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई। इन लोगों के लिए फ़ंडामेंटल राइट बिल्कुल एब्सोल्यूट, और जो बाकी कॉमन पीपल के लिए फ़ंडामेंटल राइट्स हैं जो उनका मीनिंग है, इन लोगों के लिए सेम मीनिंग नहीं होता। रैदर इनके राइट्स कुछ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 19 है जो हमें बताता है राइट टू फ्रीडम। और फ्रीडम किस चीज़ का? स्पीच एक्सप्रेशन का या फिर एसोसिएशन का, यूनियन का। आपके पास ये सब राइट तो है एक कॉमन पर्सन के पास, पर एक पैरामिलिट्री स्टाफ या इंटेलिजेंस एजेंसी अगर वो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हो तो क्या वो एक ऑफिशियली इनसिक्योर सिचुएशन खड़ी हो सकती है और सरकार के लिए या फिर कोई जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है या सीक्रेट जो चीज़ें रखने वाली हैं वो लीक हो सकती हैं। तो ये चीज़ तो और भी हार्म है पूरी एक सोसाइटी को, पूरी एक कंट्री को। तो इसीलिए कुछ इमरजेंसी और कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसी, इन लोगों के लिए फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्टेड रखा गया है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 33 में मेंशन है और सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास पावर है कि कुछ भी अगर इस आर्टिकल में चेंज लाना है तो सिर्फ पार्लियामेंट ही ला सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ला सकता। और अगर मान लीजिए इन लोगों को लगा, मान लीजिए किसी पैरामिलिट्री पर्सनल को लगा कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो उसको ऐसा अलाउड नहीं है। जैसे हमें आर्टिकल 32 में मिला था ऑप्शन कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 33 restriction on rights confirmed by this part while martial law is in force in any area। जब किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू है तब मौलिक अधिकारों का रोक। मान लीजिए कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई टेरर कंडीशन आ जाती है या फिर बहुत ही टेंशन की सिचुएशन आ जाती है जिसमें मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ को लगा दिया जाता है। ऐसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मार्शल लॉ, ये अभी तक सैन्य कानून ऐसे डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसका मतलब यही है कि जैसे जो भी सिविल राइट होते हैं या सिविल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि लॉ मेकिंग करना, बजट बनाना, पैसों का ट्रांसफ़र करना, पैसे इशू करना और ऑर्डिनेंस पास करना, ये जो सारी जो ऑप्शंस होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी मार्शल लॉ के अंडर मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मिलिट्री जो अथॉरिटी होती है, उनके अंडर चली जाती है। आर्टिकल 34 में जो मिलिट्री लॉ लगाया जा रहा है वो वैसे नॉर्मल मिलिट्री फंक्शनिंग से अलग होता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, सिविल फंक्शंस होते हैं, उसको मिलिट्री लॉ के अंडर डाला जाता है और कुछ ही टाइम पीरियड के लिए डाला जाता है और ये किसी पर्टिकुलर स्पेस में लगाया जाता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो नेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं लगाई? लेकिन नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए सिर्फ 3 कंडीशन पे ही उसको लगाया जा सकता है। वो कौन से कंडीशन है? वो कंडीशन है कि अगर वॉर घोषित हो जाए, वॉर की सिचुएशन आ जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन, मान लीजिए किसी बाहर वाली कंट्री से हमें सडनली कोई डर क्रिएट हो जाता है, कोई आर्म्ड रेबेलियन विद इन हमारी कंट्री में आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, तब हम नेशनल इमरजेंसी को लगाएंगे। अदरवाइज़ कभी वैसी कोई अलग सिचुएशन हो जाती है, मान लो गया जिससे हमारी कंट्री की इक्विलिब्रियम और हमारी कंट्री का फंक्शनिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो सरकार के पास हक है कि वो मिलिट्री लॉ और वो अपना मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 34 मेंशन करता है। और अगर उसमें हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 35 ये लास्ट फंडामेंटल राइट है, उसके बाद हमारा DPSP शुरू हो जाता है। तो आइए समझते हैं लास्ट फंडामेंटल राइट हमसे क्या कहता है। ये कहता है पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉज और अमेंड रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के पास ही पावर है उसको चेंज करने की, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है उसमें चेंजेस लाने के लिए। क्यों है ऐसा?
कुछ फंडामेंटल राइट्स कुछ सिटीज़न पे लगते हैं, कुछ सिटीज़न एज वेल एज़ फॉरेनर्स पे लगाए जाते हैं। अब ये जब ऑल ओवर इंडिया लगाए जा रहे हैं तो ज़रूर ऐसा थोड़ी ना है कि एक स्टेट को कोई और फंडामेंटल होगा, दूसरे स्टेट का कोई और फंडामेंटल राइट होगा, ऐसा तो नहीं है। हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है जो कि हर जगह वैलिड हो, ऑल ओवर इंडिया वैलिड हो, इसीलिए पार्लियामेंट को ही अलाउड होता है। और जैसे कि अदर कोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनको रिट्स के इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है? वो भी पार्लियामेंट ही देता है। और आर्म्ड फोर्सेस से, जैसे हमने आर्टिकल 33 में पढ़ा, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अगर उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है या उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई चेंजेस लाए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ पार्लियामेंट ही ला सकता है। तो आज हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो गए हैं। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज़ और नेक्स्ट स्लाइड्स डीपीएसपी से शुरू होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।